बस सुन लीजिए, आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत सारा चीजें रिवाइज हो जाएगा। मैं इसीलिए पूरा चैप्टर का एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एमपी आईटीआई पीओ के लिए और जो आरआरबी जेई और एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो हमारा सिंक्रोनस मशीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, ये इसका पार्ट 2 है और पार्ट 3 भी आएगा। मैं कोशिश कराऊंगा 70 से 80 क्वेश्चन इसमें कराने का, ताकि उस सबसे आपसे क्वेश्चन बने, आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, ऐसी टॉपिक वाइज मैं सारे सब्जेक्ट का लेके आऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरे साइड के लिए अभी आप परेशान मत होइएगा, दूसरे साइड के लिए अभी मैं आपके लिए ठीक कर दूंगा। पहले आप इस साइड को, जिस साइड में मैं खड़ा हूँ, इसको ध्यान से देखिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक सिंक्रोनस मोटर के लिए टॉर्क एंगल अधिकतम कितना होना चाहिए। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, आपको मालूम होगा, टॉर्क बराबर ईवी डिवाइडेड बाई एक्स साइन डेल्टा, ऐसा रहता है ना। तो यही जो डेल्टा है यही रहता है टॉर्क एंगल। तो इसमें अगर मैं बोलूं तो ये कितना है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन डेल्टा के, ऐसे दिख रहा है। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये 90 डिग्री पर ही मेरा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क अधिकतम कब होगा, 90 डिग्री। अगर अधिकतम की जगह न्यूनतम रहता तो न्यूनतम मतलब कितना, 0, तो साइन 0 0 होता, तो उसका आंसर आ जाता 0 डिग्री। क्लियर हो रहा है? चलिए, इनमें से कौन सी हानि सिंक्रोनस मोटर से संबंधित नहीं है, कैपेसिटिव लॉस, फ्रिक्शन लॉस, कॉपर लॉस या आयरन लॉस। तो इसका आंसर है कैपेसिटिव लॉस सिंक्रोनस मशीन से या सिंक्रोनस मोटर से संबंधित नहीं है। अल्टरनेटर, जिसको सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं, का ईएमएफ इनमें से किस फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन है फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी, रोटर रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स। तो सारे एसी मशीन का जो ईएमएफ आता है वो होता है 4.44 5 FNT, और यहाँ पर आ जाता है केपी और केडी। केपी आता है पिच फैक्टर, केडी आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इन सब में क्या फैक्टर नहीं है, तो रोटर रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं R2, ये नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं वाले ऑप्शन बहुत पूछेंगे बेटा। एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर सदैव पावर फैक्टर देता है। ओवर एक्साइटेड का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कल मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था इस पे, तो आप आराम से इसको देखिएगा कि एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पे काम करेगा, क्या वो लीडिंग होगा या वो लैगिंग होगा या यूनिटी पावर फैक्टर होगा या नन ऑफ द अबव। इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप मेरा शॉर्ट्स देखेंगे सिंक्रोनस मशीन के वी कर्व का, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर है ना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इनमें से कौन सा लोड पर निर्भर करता है, कौन सा फैक्टर जो है, कौन सा कारक जो है वो लोड पर निर्भर करता है, वोल्टेज, वाइंडिंग, एफिशिएंसी या पावर फैक्टर। तो हमेशा लोड पर कौन सा फैक्टर निर्भर करेगा भाई, पावर फैक्टर है cos फाई, जो हमेशा लोड पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग पावर फैक्टर सुधार में किया जाता है। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेड इंडक्शन मोटर या अंडर एक्साइटेड इंडक्शन मोटर। तो इसका सही आंसर होगा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर करेक्शन में किया जाता है। ठीक है, आपने सिंक्रोनस कंडेंसर का नाम सुना है, वो और कुछ नहीं, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का ही एक पार्ट है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मुझे बताना है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है बेटा, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ये कथन एकदम ट्रू है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन जनरेटर ही केवल सेल्फ स्टार्ट होता है, ये कथन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मशीन जो होता है जनरली मोटर, वो सेल्फ स्टार्ट होता है, सिंगल फेज नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला कथन ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। नेक्स्ट बोल रहा है, यदि सिंक्रोनस मोटर की मैकेनिकल डिग्री 120 डिग्री हो तब इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल सेक्शन से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस जगह पर क्या होगा। थीटा जो इलेक्ट्रिकल होता है ना, हमेशा आता है P/2 ऑफ थीटा मैकेनिकल, ये वाला। तो P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, कितना दिया है मैकेनिकल डिग्री, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो 120 डिग्री ये 2 से काटे, कितना आ गया, 60 डिग्री इंटू पी, मतलब 60p। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये p होता है नंबर ऑफ पोल्स, 2 पोल्स। अगर मैं p की यहाँ p की वैल्यू 2 रख दूं ना, तो 2 और 2 कट जाएगा,
इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पॉइंट बनेगा वो है कि किसी भी टू पोल मशीन के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री का क्या हो जाएगा, हमेशा बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। थ्री फेज सिंक्रोनस मोशन मोटर में क्या आवश्यकता होती है, मैं आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होगी, थ्री फेज एसी सप्लाई की, थ्री फेज एसी सप्लाई प्लस डीसी सप्लाई, सिंगल फेज और थ्री फेज एसी सप्लाई, या केवल डीसी सप्लाई। तो इसके आंसर होगा भाई थ्री फेज एसी सप्लाई स्टेटर में, और रोटर को एक्साइट करने के लिए डीसी सप्लाई दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी अपने से क्वेश्चन नहीं, सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। सिंक्रोनस मोटर के लिए डैश सदैव लोड एंगल पर निर्भर करता है, क्या होगा जो लोड एंगल पर निर्भर करता है, टॉर्क, करंट रेटिंग, पावर फैक्टर या स्पीड। तो हमेशा टॉर्क जो रहेगा ना, हमेशा लोड एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं बोला था इस चीज, इसके लिए परेशान मत होइए, ये मैं वापस आपके लिए फिर से लगा दूंगा। देखिए लिखा है, एक चार पोल मतलब पी का मान दिया है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति में कार्य कर रहा है, तब उस पर 0.02 स्लिप पर रोटर की चाल क्या होगी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मालूम होगा स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS, यही होता है। ठीक है, स्लिप की वैल्यू दी हुई है कितने, स्लिप की वैल्यू दी, मतलब यहाँ पर हमको स्लिप पता है, NS तो पता नहीं है, तो NS हमको निकालना पड़ेगा। NS इक्वल टू होता है 120 F अपॉन P। आप इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, NS निकालेंगे, 120 इंटू F कितना दिया है 50 डिवाइडेड बाई P कितना दिया है 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दिया, NS कितना आ गया 1500 RPM, और इस 1500 को आपको यहाँ रखना है। तो स्लिप है 0.02, 1500 माइनस NR डिवाइडेड बाई 1500। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 30 इक्वल टू 1500 माइनस NR। तो NR कितना हो गया बेटा, 1500 में से ये 30 माइनस हो जाएगा, तो कितना आया 1470। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन आप सुधार लेंगे, कोई सा भी एक चीज है, जैसे मैं इसको बोल दे रहा हूँ, ये 1470 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। हो सकता है मुझसे ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा आप लगाइएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो 1470 आंसर आ रहा है। ठीक, चले, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कल हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव भी किया था। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को EMF मेथड के नाम से जानते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है पेसिमिस्टिक, ये बताया था मैं, पेसिमिस्टिक नाम से, पेसिमिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, मतलब निराशावादी। ये MMF मेथड, इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न मेथड, ये होता है हमेशा क्या, ऑप्टिमिस्टिक बोला था, आशावादी ये होता है। तो MMF का M, O का मोए मोए करके बताया था। ये जो पोर्टियर ट्रायंगल मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ये सब ध्यान में रखेगा। रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल्स के बीच का एंगल क्या कहलाता है, हमेशा रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल के बीच का जो एंगल रहता है हमेशा कहलाता है टॉर्क एंगल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि एक रुके हुए अल्टरनेटर को लाइव बस में जोड़ दिया जाए, लाइव बस बार में जोड़ दिया जाए, रुके हुए अल्टरनेटर का बोल रहा है, लाइव बस बार का मतलब होता है जिसमें पहले से एक अल्टरनेटर काम कर रहे हैं, मैं क्या किया, एक दूसरे अल्टरनेटर को जाके जोड़ दिया बस। तो इसके लिए ऐसा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मुझे बताना है। तो ये है, तब इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, बस बार का वोल्टेज डाउन हो जाएगा, जनरेटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर जैसा करंट करेगा, या इंडक्शन मोटर के जैसा काम करेगा। तो हमेशा जो भी मैं जनरेटर लगाऊंगा ना, वो हमेशा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भाई। और कभी भी दो जनरेटर को पैरेलली ऑपरेट कराने की प्रक्रिया ना सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है। यही होता है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, जिसका अगला क्वेश्चन है, आपको लिखा हुआ है कि अल्टरनेटर के समांतर क्रम के लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी, केवल फ्रीक्वेंसी और लोड समान, केवल स्पीड और वोल्टेज समान, केवल स्पीड तथा लोड समान, या वोल्टेज आवृत्ति और फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये तीन तो होना ही चाहिए, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस तो जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। साथ में और क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी भी इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक और ऐड कर लेंगे, सेम पोलैरिटी। ठीक है, ये समांतर क्रम में अल्टरनेटर को ऑपरेट कराने की प्रक्रिया होती है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप देखिएगा जरूर, ये मत देखिए कि बोर्ड कैसा है या लिखा ढंग का नहीं है या कुछ नहीं, बस सुन लीजिए। आप सुनेंगे ना तो आपको बहुत सारा चीजें रिवाइज हो जाएगा। मैं इसीलिए पूरा चैप्टर का एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ताकि आपको डिटेल में बताऊंगा ना तो आपको पूरा का पूरा एक क्या होगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय